हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर द ब्यूरोक्रेसी में। और सबसे पहले एक तस्वीर देखिए। तस्वीर है प्लेट टेक्टोनिक्स की। और आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स दिए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर अफ्रीका से। ठीक है। अफ्रीका आसानी से पहचानने में आ रहा है, साउथ अमेरिका भी पहचान में आ रहा है आसानी से। तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका की अगर हम बात करें तो ये तो रहा अफ्रीका का नक्शा जो आसानी से समझ में आ रहा है। लेकिन ये चीज क्या है जो इतनी फैली हुई है? इसी को कहते हैं क्या? प्लेट। यानी कि ये अफ्रीकन प्लेट हो गई, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये नाज़का प्लेट है, ये कोकोस प्लेट है, ये कैरिबियन प्लेट है, पैसिफिक ओशन प्लेट है। तो हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक मॉडर्न थ्योरी है जिसने कई सारे राज उजागर किए अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में, वॉल्केनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा उसके बारे में, और अर्थक्वेक के बारे में। तो ये कई सारी बातें हमको इस थ्योरी के आने के बाद समझ में आ सकी। तो हमको ये पता चलता है कि ये भैया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की शुरुआत कैसे हुई। क्या इससे पहले कोई थ्योरी आ चुकी थी? तो आपने नाम सुना होगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से ये थ्योरी एडवांस लेवल पे जाती है। और हेनरी हेस ने ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बताया था। और यहीं से निकल के आता है कॉन्सेप्ट किस चीज का? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। एक और विद्वान है W.J. मॉर्गन। तो देखते हैं कि ये प्लेट क्या चीज है। ठीक, तो आइए एक एक करके इसको देखते हैं कि मामला क्या है। द रिजिड लिथोस्फेयर स्लैब आर नोन एज प्लेट। तो मुझे क्या करना चाहिए? एक कर्व बनाना चाहिए अर्थ का, और इसके ऊपर अर्थ क्रस्ट बना देता हूं मैं, और इसका नाम रख देते हैं प्लेट। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये एक और प्लेट है, और ये जिस चीज के ऊपर लाई कर रही है उसका नाम है एस्थेनोस्फेयर। पहले के लेक्चर में मैं ये सब बातें बता भी चुका हूँ। और हम कह सकते हैं कि ये प्लेट एक दूसरे से दूर भी जा सकती हैं, एक दूसरे के नज़दीक भी आ सकती हैं, और कई प्रकार के लैंडफॉर्म को क्रिएट कर सकती हैं। जिस चीज के ऊपर ये अवस्थित है उसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। इसको हिंदी में कहा जाता है दुर्बलता मंडल। तो इसके बारे में ही हमको थोड़ा सा मतलब फैक्ट्स इकट्ठे करने हैं। द रिजिड लिथोस्फेयर स्लैब आर नोन एज प्लेट्स। द रिजिड लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू वेरियस प्लेट्स लाइक दिस। इट इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड टॉप मेंटल। ये जो प्लेट है इसमें क्रस्ट वाला पार्ट तो है ही, साथ ही साथ इसका जो मेंटल वाला जो पार्ट है उसमें भी इसका ऊपर वाला पोर्शन इसके अंतर्गत आता है। जिस तरीके से नाव पानी के ऊपर चलती है उसी तरीके से ये प्लेट भी किसके ऊपर अवस्थित है? एक ऐसी चीज के ऊपर जिसको एस्थेनोस्फेयर कहा गया है, जो कि एक लिक्विड स्टेट में है, और उसकी डेंसिटी इस क्रस्ट से ज्यादा होगी। ठीक, ये बात समझने जैसी है। तो व्हाट आर प्लेट्स? प्लेट्स आर लिथोस्फेरिक स्लैब, एंड दे आर नंबर्स ऑफ स्लैब्स ओवर देयर, जिसकी जिसका साइज लार्ज भी है और स्मॉल भी है। एज लार्ज एज पैसिफिक ओशन प्लेट, एज स्मॉल एज नास्का प्लेट, समथिंग लाइक दैट। ओके। अच्छा, इट इंक्लूड्स द कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड ओशनिक प्लेट। तो मुझे एक बार फिर से एक डायग्राम बनाना होगा ताकि मैं आपको कुछ चीजें समझा सकूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक प्लेट बनाई, और ये है एक कैसी प्लेट? ओशियनिक प्लेट, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ओशियन जिस तरीके से आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल अंदर से फ्लैट होगा, ऐसा नहीं है। ओशियन के अंदर भी क्या है? जो टोपोग्राफिकल जो सिचुएशंस हैं उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये इसको हम बेसिन मान सकते हैं, एबेसिल प्लेन मान सकते हैं, कॉन्टिनेंटल राइज मान सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, जिसको हम ओशियनोग्राफी में पढ़ेंगे। तो अगर मैंने इसको ओशनिक प्लेट मान लिया, ठीक है, और इसके बगल में हम बना देते हैं एक कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो ये एक दूसरे के नजदीक भी आ सकती हैं और एक दूसरे के दूर भी जा सकती हैं। तो कई सारी सिचुएशंस क्रिएट होंगी, और जिसकी वजह से एक नए लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हुए दिखाई देंगे। ठीक, ये बात इसमें समझने जैसी है। तो ये रही कुछ प्लेट की बाउंड्रीज, इसको तो हम समझेंगे बाद में। पहले इससे एक चीज और समझ लेनी जरूरी है कि इस प्लेट के मूवमेंट का कारण क्या है। ठीक है। इन 1928 एक विद्वान है जिनका नाम है आर्थर होम्स सजेस्टेड दैट subcrustal convection currents involve the mechanism of thermal convection which act as driving force for movement of plates. Convectional current is one of the most responsible force which causes the movement of these plates.
ये कन्वेक्शन करंट रेडियो एक्टिव फॉर्म में इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ से बाहर की तरफ आती हैं और इस तरीके से मूव करती हैं, और हम कह सकते हैं कि इन्हीं वजहों से इसको एक बल मिलता है, या कह सकते हैं कि मूवमेंट देखने को मिलता है। ये इस तरीके से ये करंट रेडियो एक्टिव फॉर्म में चलती हैं। ठीक, तो एक कारण और बनता है इस प्लेट के मूवमेंट का, और वो है रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पश्चिम से पूरब की ओर चलते हुए हम देखते हैं कि ये भी एक कारण बनता होगा इन प्लेट्स के मूवमेंट का। ओके, काफी इंपॉर्टेंट बात। मेजर एंड माइनर प्लेट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, अर्थ का जो क्रस्ट है ये कई सारी प्लेट्स में डिवाइड है, सभी प्लेट्स का साइज एक जैसा नहीं है। तो पैसिफिक ओशन प्लेट is a major plate. African plate is an example, again is an example of what? Major plate. इसी तरीके से मैं आपको अगर फिर से दोबारा से वाला फिगर दिखाऊं, देखिए, तो ये देखिए ना, नास्का प्लेट, कोकोस प्लेट आर माइनर प्लेट्स, कैरिबियन प्लेट अगेन इज अ माइनर प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट इज अ लार्ज प्लेट, यूरेशियन प्लेट अगेन इज अ लार्ज प्लेट, इंडियन प्लेट को भी हम स्मॉल प्लेट के अंतर्गत ही रखेंगे। ठीक है, तो इनका आकार भिन्न भिन्न है, मूव करता है, क्रिएट करता है, लैंडफॉर्म बनाएगा, अर्थक्वेक लेकर आएगा, वॉल्केनिक इरप्शन भी क्रिएट हो सकता है। तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी डेवलप हुई 1970s में जाकर, इसने कई सारे राज उजागर किए होंगे अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में भी, और हमारी समझ को बढ़ाया होगा कि किस प्रकार से वॉल्केनो का डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और किस प्रकार से वो मार्जिन्स हैं जहां पर अर्थक्वेक आने की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है। तो कम से कम एक बात तो पक्की कर दी इसने कि हम अलर्ट रह सकें कि हम कहां पर मौजूद हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो जो जोन 5 के अंतर्गत हमारा उत्तराखंड आता है, नॉर्थ वाला पार्ट, तो इससे हम कह सकते हैं कि भैया ये एक ऐसा रीजन है जो दो प्लेट के ऊपर मौजूद है। हिमालयाज आर कंस्ट्रक्टेड ओवर टू प्लेट्स, वन इज इंडियन एंड वन इज तिब्बतन प्लेट। ओके, तो हमारी समझ बड़ी है इस चीज को लेकर, इस थ्योरी की देन है। ओके, वापस लौटते हैं अपने उस चीज में जो हमको अभी डिस्कस करना था, और वो है ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तो देखिए, प्लेट जो हैं एक दूसरे से दूर भी जा सकती हैं, एक दूसरे के नजदीक भी जा सकती हैं। प्लेट कौन कौन सी मूव कर रही हैं ये बात भी जाननी जरूरी है। अगर दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो मोल्टन मैग्मा के बाहर आने का स्कोप बढ़ जाएगा। जैसा कि एक एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, साउथ अमेरिका के पास और अफ्रीका के बीच में जो अटलांटिक ओशन मौजूद है, उसमें हम कहेंगे मिड अटलांटिक रिज, जो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और अंदर से मैग्मा आ रहा है। तो एस आकार की जो आपको रिज दिखाई दे रही है ना अटलांटिक ओशन में, ये इसी का एग्जांपल है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज भी बन सकती हैं, कैसे बन सकेंगी? जैसे मान लीजिए कि कोई दो प्लेट आपस में एक दूसरे से टकरा जाती हैं, लेकिन इसमें कुछ संभावनाएं बनती हैं। किस चीज की? मान लीजिए कि एक कोई प्लेट ओशियनिक है, तब क्या होगा, और दूसरी प्लेट कौन सी है, कॉन्टिनेंटल, तब क्या होगा? दोनों ही सूरतें अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग हो जाएगी बात। तो हम कह सकते हैं कि अगर ओशियनिक प्लेट है जो कि हैवियर है, ज्यादा भारी है, टकराने के बाद इसका सबडक्शन होगा। क्या होगा? सबडक्शन। और ऐसा हुआ भी होगा, इनफैक्ट हुआ है। पैसिफिक ओशन प्लेट जरूर सबडक्ट हुई होगी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नीचे, और यहाँ पर किसका निर्माण हो गया होगा? रॉकी माउंटेन्स का। आप मैप उठाकर देख सकते हैं। तो एक प्रकार की लैंडफॉर्म बनाई ना, किसने? कन्वर्जेंट बाउंड्रीज ने, समथिंग लाइक दैट। तो जब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाले आइलैंड, जैसे कि हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में पढ़ा था, जब वेस्ट की तरफ जा रहे होंगे, तब जरूर पैसिफिक ओशन वाली प्लेट ने उनको रोका होगा, और इस तरीके से किसका निर्माण हुआ? नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन का, और साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन का। वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से एक दूसरे से दूर भी जा सकती हैं, एक दूसरे के नजदीक भी आ सकती हैं। इसी प्रकार दो कॉन्टिनेंटल प्लेट भी क्या हो सकती हैं? आपस में एक करीब आ सकती हैं, जैसा कि उस केस में हुआ था। इंडियन प्लेट तिब्बतन प्लेट से टकराई और हिमालय का निर्माण हुआ। भविष्य में अफ्रीकन प्लेट यूरोपियन प्लेट से टकरा सकती है, और हो सकता है उसके बीच में जो मेडिटेरेनियन सी है वो गायब हो जाए, और वहां पर एक यंग फोल्ड माउंटेन क्रिएट हो जाए, क्योंकि वो भी एक जियोसिंक्लाइन है। कई सारी नदियों का अवसाद वहां पर पड़ा है। यूरोप से बहने वाली अधिकतर नदियां मेडिटेरेनियन सी में ही गिरती हैं। सो वी हैव स्कोप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फोल्ड माउंटेन्स बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप, सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप।
तो ये भी एक संभावना कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये बात सच है कि जो कॉन्टिनेंट की शक्ल आज हमको दिखाई पड़ती है ऐसी, अगर ये पहले ऐसी नहीं थी तो आगे भी ऐसी नहीं होगी। इस बात पे हमको यकीन करना पड़ेगा कि आगे चल के भी इस नक्शे में बदलाव होंगे। और अफ्रीकन प्लेट क्योंकि उत्तर की तरफ खिसक रही है तो जरूर किससे टकराएगी, यूरेशियन प्लेट से, सॉरी यूरोप से टकराएगी। और बीच में किसका निर्माण कर सकती है, एक यंग फोल्ड माउंटेन का। तो ये सोचने जैसी बात है। तो जो नक्शा आज हमको दिखाई देता है पहले ऐसा नहीं था, जो नक्शा आज हमको दिखाई दे रहा है बाद में ऐसा नहीं होगा। ये बात हम कितने दावे से कैसे कह सकते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट एक दूसरे के पैरेलल भी क्या कर सकती है, या कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी हो सकता है, तो वहां भी भूकंप होने की संभावना रहती है बहुत ज्यादा। तो सैन एंड्रियास फॉल्ट जो कैलिफोर्निया का है, ये इसका बेहतरीन उदाहरण है। किसी भी किताब में इस चीज के बारे में लिखी गई है बात। सैन एंड्रियास फॉल्ट कहां पर है, कैलिफोर्निया में। इट इज एग्जांपल ऑफ अ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बिटवीन टू प्लेट्स। तो दीज आर फीचर्स विच कैन बी डेवलप्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स, एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखिए चर्चा मैं काफी ज्यादा तेजी से कर रहा हूं, लेकिन सार मैंने आपके सामने रख दिया है। यही है सार। क्या, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अर्थ की जो क्रस्ट है वो कई सारी प्लेट्स में बटी हुई है। प्लेट्स का आकार एक जैसा नहीं है। कॉन्टिनेंटल प्लेट भी है, ओशियनिक प्लेट भी है, बहुत बड़ी प्लेट भी है, छोटी प्लेट्स भी हैं। ये किस पे मूव कर रही हैं, एस्टेनोस्फेयर में। एस्टेनोस्फेयर में अवस्थित होने के कारण इसमें जो करंट आ रही है कन्वेक्शन करंट के फॉर्म में, वो एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉज है इनके मूवमेंट का। मूवमेंट की वजह से कई सारे लैंडफॉर्म बन सकते हैं, जिसका हमने डिस्कशन किया। ओके, तो यही है सार प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। बाकी इस लेक्चर को सुनने के बाद आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक्स को भी पढ़िए, 11th और 12th वाली, उसको भी आप समझ सकेंगे इस लेक्चर को सुनने के बाद काफी आसानी से। ठीक है, एक चीज और समझनी जरूरी है इसमें, कि जो प्लेट मूवमेंट का जो रेट है, क्या वो सबका एक जैसा होता है, तो जरूरी नहीं है। जितनी भी प्लेट्स हैं उनके मूवमेंट की जो दर है वो एक समान नहीं है। ठीक है, कुछ प्लेट्स जैसे कि इंडियन प्लेट की अगर हम बात करें, तो वो 2 सेंटीमीटर पर ईयर की दर से नॉर्थ की तरफ खिसक रही है, धक्का मार रही है किसको, तिब्बतन प्लेट को। लेकिन एक प्लेट ऐसी है जो सबसे तेज चलती है सभी मूवमेंट, सभी प्लेटों की मुकाबले, और वो है साउथ ईस्ट पैसिफिक में एक जगह है जिसका नाम है ईस्टर आइलैंड। क्या नाम है उसका, ईस्टर आइलैंड, जो लगभग चिली से 3,500 किलोमीटर दूरी पे है, वेस्ट में है, और लाई कहां पे करता है, ईस्ट पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में। तो ये लगभग 15 सेंटीमीटर पर ईयर की दर से क्या करती है, मूव कर रही है। तो इस प्रकार से ये वाला जो पार्ट है पैसिफिक ओशन प्लेट का, ये सबसे तेजी से चलने वाली प्लेट है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये रही हमारी छोटी सी चर्चा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के संबंध में। और जब आप इससे संबंधित टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूं आपको सारी बातें बहुत ही आसानी से समझ में आएंगी। बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।